दर में गिरावट दर्ज। जून महीने में थोक महंगाई दर घटकर -4.12% पर। थोक महंगाई दर 3 साल की निचले स्तर पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात एक छलांग की, खुशी भरे छलांग की। इसरो ने देश को गौरवान्वित करते हुए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रक्षेपण यान से उपग्रह के सफलतापूर्वक अलग होने की जानकारी दी और इसके सफल प्रक्षेपण पर खुशी जाहिर की। 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करते हुए ये आने वाले हफ्तों में चंद्रमा पर पहुंचेगा। चंद्रयान 3 लैंडर, रोवर और पॉपुलेशन मॉड्यूल से लैस है। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के वांछित कक्षा में स्थापित होने की घोषणा करते हुए इसकी आगामी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. Let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. और चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरामुथुवेल ने भी सफलतापूर्वक लॉन्च की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपनी पूरी टीम को धन्यवाद भी दिया। I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. और इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस बेहद खास मौके पर जितेंद्र सिंह ने इसरो और देश को चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च पर बधाई दी। It is indeed a moment of glory for India. Thank you, Team ISRO, for making India proud. Thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. Here we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो टीम और वे सभी लोग जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया को हार्दिक बधाई। यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चंद्र मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। चंद्रयान 3 ने हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, गौरव के क्षण, बधाई हो भारत। इसरो की टीम को चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई। ये खास पल हमेशा याद रहेंगे। हर भारतीय आज बेहद गौरवान्वित है।
तो भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का आज दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण कर दिया गया। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करना चाहेगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आइए जानते हैं मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, क्यों खास है ये मिशन और भारत को इससे क्या कुछ हासिल होने वाला है। 3, 2, 1, 0। मिशन चंद्रयान 3 अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, जो दुनिया के लिए चांद पर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना शामिल है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करना चाहेगा। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन की एक और खास बात है, चंद्रयान 3 ऐसा पहला स्पेस मिशन है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, क्योंकि अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर अपने यान भेजे हैं, उनकी लैंडिंग उत्तरी ध्रुव पर हुई है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में 3 मॉड्यूल हैं: लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं और 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ही लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। हालांकि इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर अभी भी अंतरिक्ष में काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस बार लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं और इस मिशन में कुछ तत्वों के विफल होने पर भी सफलतापूर्वक लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लैंडर के पैरों को और अधिक मजबूत बनाया गया है। लैंडर में इस बार 5 की बजाय सिर्फ 4 इंजन होंगे, जो चंद्रयान को अधिक स्थिरता दे सकते हैं। चंद्रयान 3 न केवल चांद से चांद का अवलोकन करेगा, बल्कि ये चांद से पृथ्वी पर भी नजर रखेगा, क्योंकि इस मिशन में चंद्रमा का विज्ञान के साथ साथ चंद्रमा से विज्ञान भी संबंधित है। लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रमा का विज्ञान विषय में रखा गया है, जबकि चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करने वाले प्रायोगिक उपकरणों को चंद्रमा से विज्ञान विषय में रखा गया है। मिशन के तहत भेजे जा रहे उपकरणों के जरिए चंद्रमा के चट्टानों की ऊपरी परत की थर्मोफिजिकल विशेषताएं, चंद्रमा पर बार बार भूकंप आने की जानकारी, चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा वातावरण और उपकरण उतारे जाने वाले स्थान के आसपास के तत्वों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। जुलाई 2019 में लॉन्च मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करते समय हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा था। हालांकि ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर बहुत स्वस्थ स्थिति में काम कर रहा है और इसने इसरो को बहुत सारा डेटा प्रदान किया है, जिससे चंद्रयान 3 मिशन में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे पहले अक्टूबर 2008 में मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, जिससे विश्व को पहली बार चांद की सतह पर पानी के मौजूद होने के साक्ष्य मिले। चांद पर पहुंचने के लिए दुनिया के तमाम देशों के बीच जारी होड़ के नजरिए से भी चंद्रयान 3 मिशन को भारत के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान के मद्देनजर अब पूरा विश्व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को स्वीकार करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस समय हम सीधे लिए चलते हैं, इसरो के चेयरमैन इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। Orbiter is still there. Orbiter is orbital. That is what we were saying in response to the earlier, what you said. See, the orbiter had scientific experiments last time. This time it doesn't have scientific experiment, but we added one towards the last time. So it doesn't have a function of being in orbit and do any active function. That's why we don't call it orbiter. And it doesn't have a relay function as we have envisaged last time for communication. So our Chandrayaan 2 orbiter is going to do that function. So in view of this, there is no need of really an orbiter. We need only a propulsion module to reach up to the moon. Hence, there is the need of. So I believe your confusion on that topic is over. The focus this time is on in situ experiments on the surface of moon. And therefore, the agenda is set like that. Agenda is, yes, different.
You have to use mic. Sir, I am Srinivas from ABP News. As I have seen the confidence on you people, I thought to give you congratulations for now only for 23rd of August. It seems that we are going to land softly this time. Okay, let us all clap. You see, if you recall my words, I said confidence they have inherited as legacy. If you see the pictures of Sarabhai carrying launcher vehicle on the carriage of a bicycle with no resource available, and people like you and me singing nursery rhymes sitting home, Chanda Mama Dur ke, and USA preparing to land on the surface of the moon. It is early 60s. They are already preparing. Apollo series has started. So the huge lot of confidence is there, but what is appreciable is that it is not a misplaced confidence. The confidence coming out of substance and the acumen that is inherent to our Indian talent. Sir, if I may now, I am very little further. Just 2 days before, I have seen a tweet of ISRO where you have invited private players for TOT, transfer of technology. What exactly it is? Can I ask our in-space chairman, Dr. Pavan Kumar Goenka? He's there. You can from there. Can you answer? No, he's saying the transfer technology, Goenka. Pavan, Mr. Pavan, about saying the startups in the transfer technology, how would you accommodate them? That's what he was asking. See, ISRO has a treasure of technologies. And as these startups are coming up, it makes a lot of sense for them to not redevelop the technologies. And ISRO can transfer technologies to startups, and startups will take it and take it forward. And ISRO right now is very aggressively identifying technologies that they will transfer. And in space is only facilitating the technology transfer. All the technologies will be coming from ISRO. Okay, yeah. For space, in this mission in Chandrayaan, what were the kind of... space is open for private sector. So what are the kind of key developments that the private sector industries have contributed for this mission? Can you name some critical components that were provided by them or some companies that were invaluable to this mission? If I start listing, it will be huge. Just a few, sir, just a few. Okay, the first thing to say is in the rocket which took place, that LVM-3 rocket, 85% of the money spent on the rocket is in industry. Okay, only the value of the rocket, just 15% of the work was done only within ISRO. This is first point. So to corroborate it, the entire materials, the entire manufacturing, everything that you are seeing outside the rocket, also inside the rocket, is also coming from industry. Only the processing part, final processing part, quality control, the mission design, the final operations only done by ISRO. Another thing is there are industries now working within ISRO's facilities now. It's called, our mission director used the word GOCO, government-owned company operated mode. There are many facilities operating to produce critical systems inside. Tomorrow they will go out and do it on their own. They are supplying. For example, in the RF systems that is there in this launch vehicle, 8 out of the 9 systems in this rocket is produced in private industries in GOCO mode. And many things in that are done in such facilities. So, industry's contribution is very enormous. Coming to the Chandrayaan-3 also, the hardwares which are visibly there are, many of them are from industries, but the industry contribution in satellites are actually lower, not as much as the rocket today. So my question is, what is the cost of this project, and while many developed countries at the moment dominate this particular space? Yeah, I'm on your right, sir. Where? I'm on your right. Go ahead. Okay. My question is, what's the cost of this project? And number two, why many developed countries dominate this particular space technology and expertise? No, I think the cost, okay, you have a second part. As far as the cost is concerned, I think by now it's been quite often reiterated as 600 crore or so, slightly more than that, which is not much considering the kind of stake and prestige and the outcomes involved in this mission. How
how important is this for India to develop expertise in this area when many would argue the same funds could be utilized for other key areas like poverty alleviation? No, I think your question, of course, is well taken because it might be occurring to many minds, but it could be answered in two parts. I think again, the credit goes to this last 9 years of the Modi regime. We are now no longer confined to only launching of rockets. Space technology has virtually entered every Indian household, every sectoral development, whether it's the construction of the rail tracks, smart cities, roads, buildings, telemedicine, tele-education. Some of your most ambitious and successful success stories are based on space technology. Like for example, the Swamitva program, which is a very ambitious program, unique of its kind in the world, where you are doing the mapping of the farms and the land areas, demarcation. Secondly, the COVID, the vaccination, the vaccine transportation, etc., was guarded by the drones and so that is one part, immediately. Now, the other part is how would it help a citizen by, going up to the moon. You see, India now is no longer the India of what it was about 10 years back. The world looks up to us to take a lead. And that has also happened because earlier on, the world did not take us seriously as far as the, some of the more progressive concerns are concerned, like the concerns related to climate change, concerns related to energy. They thought we were all beset with our own problems of droughts and floods, and we didn't have the capacity to look beyond. But it was Prime Minister Modi who in COP26 made the pledge that we would be net zero by 2070. So now we are actually contributing hugely to the well-being of the mankind as a whole. So we have become a part of the global world, and we have assumed responsibility which is of a much larger nature, which in the process will not only give us scientific supremacy, but also enable us to play a role both for bringing in ease of living for our own citizens as well as citizens of the world as a whole, in keeping with the mantra that Prime Minister gave, the Vasudhaiva Kutumbakam, which is also the G20 theme. So I think there's a whole lot, and now in a kind of ecosystem that we live in, we cannot be isolating ourselves. If the rest of the world starts moving to the moon, we cannot delay our march. And the other part is that now we are at par. We are at par with the countries like USA. It's no longer that they would adopt a technology, apply it, popularize it, and then we adopt it, as we did in case of television or computer. Now we are at the same step of the ladder. No, thank you. What we'll do is we will have... He says one question. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जहां पर कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करके चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बारे में जानकारी दे रहे थे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत ने आज चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के साथ अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। इसरो के उन वैज्ञानिकों जिनकी अथक खोज ने आज भारत को पीढ़ियों के लिए एक उल्लेखनीय अंतरिक्ष यात्रा की पटकथा लिखने की राह पर आगे बढ़ाया है, मेरी ओर से हार्दिक बधाई। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी चंद्रयान 3 की प्रक्षेपण पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचने में भारत सफल होगा। भारत हर क्षेत्र में स्वयं को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर रहा है। यह हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता और सामर्थ्य का प्रतीक है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की।